दोस्तों, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो कि देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। हरियाणा का चुनाव कुछ ऐसा ही था। आप मान के चलिए कि जनरली हम बात करते हैं यूपी और बिहार के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सीटें भी अच्छी खासी हैं और हम बात करें विधानसभा की तो वह भी अच्छी खासी सीटें हैं। और कहा भी जाता है कि देश में राजनीति अगर आपको साधनी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना है, तो यह रास्ता यूपी और बिहार से होकर निकलता है। लेकिन 90 सीटों वाला एक छोटा सा राज्य, इसने इस बार देश की राजनीति की दिशा तय करी है। क्योंकि जो माहौल 4 जून के बाद बन गया था और इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर हावी दिखाई दे रहा था। 4 जून को जब नतीजे आए और उसके बाद से इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन के नाक में दम करके रखा था। बीजेपी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। 240 सीट जीतकर आने के बाद भी वह पार्टी बहुत ही डाउन स्थिति में जा चुकी थी, मतलब कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। आप ये समझिए कि अगर 1989 से देखा जाए तो 1989 से 2024 तक लगभग ये 35 साल होते हैं। इसमें बीजेपी, मतलब इसमें जिन पार्टियों ने अधिकतम सीट प्राप्त करी है उसमें टॉप 3 बीजेपी ही है। मतलब यह तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। उसके बाद भी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती थी। मतलब विपक्ष एकजुट होकर ऐसे लड़ता था कि सरकार को कई बार अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। जैसे कि सबसे अच्छा तो आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा जो कि लेटरल एंट्री वाला मुद्दा था। मतलब लेटरल एंट्री में भी सरकार दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींची है। ये आरक्षण का मुद्दा उनके खिलाफ जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है वह बीजेपी के ऊपर हावी हो चुका था। और राहुल गांधी तो कई बार लोकसभा में यह कहे हैं कि मैं अपने मन से सरकार से काम करवाऊंगा। लेकिन फिर वह चुनाव एक ऐसा आया जिस चुनाव ने एक तरीके से माहौल सेट किया है। आप ये समझिए कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस को यहां पर आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अब बीजेपी एक्टिवली काम करने वाली है। यहां पर आज के वीडियो में समझेंगे कि जिस चुनाव में लगभग सभी ने खारिज कर दिया था कि बीजेपी इस बार यहां पर इलेक्ट होकर नहीं आने वाली है, वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है। और सरकार भी ऐसी वैसी नहीं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ मोदी लहर में भी जहां पर केवल 47 सीट मिली थी, उससे 1 सीट अधिक इस बार आई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बीजेपी के जीतने के कारण के विषय में। तो पहला जो कारण है जिसके विषय में हर कोई बात कर रहा है वह है माइक्रो मैनेजमेंट, और वह बीजेपी ने बूथ लेवल पर किया। आरएसएस ने वहां पर बहुत अच्छी हेल्प करी है यहाँ पर बीजेपी की, जिस वजह से बीजेपी बूथ बूथ तक पहुंची और वहां पर बीजेपी ने काम किया और फिर ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप ये समझिए, गुड़गांव जैसा शहर जहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर, ऐसे शहर में बीजेपी सभी सीट जीत रही है। यह कुछ समझा रहा है हमको कि बीजेपी ने किस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट यहां पर किया था। उसके अलावा आप ये देखिए कि जिस समय मनोहर लाल खट्टर, जिनका कि पूरे हरियाणा में उनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, काफी अकड़ के साथ वो राजनीति करते थे, पंजाबी कम्युनिटी से आते थे और ऐसे में 9.5 साल वह सीएम रहे, तो बीजेपी को समझ में आ गया कि इनको हटाना आवश्यक है, फिर इनको सेंटर में लेकर। यहां तक कि आपने नोटिस किया होगा कि पूरे विधानसभा चुनाव में मनोहर खट्टर कहीं पर रैली करते नहीं दिखाई दे रहे थे। उनको ऐसा बीजेपी ने गायब किया और सेंटर में ले गए और उनको वहां मंत्री बना दिया। यहाँ पर नायब सिंह सैनी को यहाँ पर इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और ओबीसी लीडर। अच्छा, हरियाणा में जहां पे 22% जाट कम्युनिटी है, वहां पर ओबीसी लीडर को आप अगर सामने ला रहे हैं तो यह भी एक तरह की रिस्क है। लेकिन बीजेपी को पता है कि अगर 22% जाट को देखा जाए तो यह जाट वोट बैंक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस जाट कम्युनिटी का जो कंपैरिजन है वह यूपी के जाट कम्युनिटी से मत करिएगा। कारण यही है कि यूपी में जाट कम्युनिटी जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है। यहां पर वह बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। वहां पर जाट वोट बहुत हद तक बीजेपी के साथ नहीं जाता, वह मेनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इंटैक्ट रहता है। तो ऐसे में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर जाट वर्सेस गैर जाट वाला जो पूरा यहाँ पर सिनेरियो है वो सेट कर दिया और बाकी रहा सहा जो माहौल है उसको बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर सेट कर दिया।
ये पहली चीज थी। दूसरा यहाँ पर है वह है दलित वोट। कुमारी शैलजा का जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अपमान हुआ, उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां की गई। आप इमेजिन करिए कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को 5-5 सीटें मिली थी और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे दलित वोट बैंक पूरा चला गया था कांग्रेस के साथ, बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं लगा था। मात्र 3 महीना लगा और वो पूरा वोट बैंक फिर से बीजेपी के पास आ गया, क्योंकि बीजेपी ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि दलित वोट बैंक को साधना शुरू किया और राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के मुद्दे को उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर उपयोग कर लिया। कैसे उपयोग किया, इस बात के लिए उन्होंने आप योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट याद करिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस स्टेटमेंट को बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया कि भाई हिंदू कम्युनिटी को अगर यहाँ पर बांटा जाएगा तो यह कम्युनिटी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे अधिकार तुमसे छीन लिए जाएंगे। और यह जो स्टेटमेंट है बटेंगे तो कटेंगे, यह जनता तक पहुंचा और हिंदू कम्युनिटी एक तरफ एकत्रित हुई और इसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा कि बीजेपी जिस चुनाव को हार रही थी वह जीतते हुए दिखाई दी। तो यह स्टेटमेंट आने वाले समय में आपको कई जगह दिखाई देगा। और समझिए, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना और जातिगत आधारित राजनीति का काट बीजेपी ने यहाँ पर खोज लिया है और वह साफ कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे। अभी नरेंद्र मोदी ने यह बात अपने भाषण में भी अलग तरीके से कही है और आप देखेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भाजपा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाली है और योगी आदित्यनाथ उनके ऐसे फायरब्रांड नेता हैं। और रही सही कसर हेमंता विश्वशर्मा जो है वह नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पूरी कर देंगे। वह भी इस स्टेटमेंट को आगे लेकर जरूर चलेंगे। तो बटेंगे कटेंगे का जो नारा है बीजेपी का, वह जातिगत जो मुद्दा इस समय कांग्रेस उठा रही है उसके काउंटर में उनको मिल चुका है। तो दलित वोट बैंक को साधा इन लोगों ने। राहुल गांधी ने जिस आरक्षण को हटाने का डर दिखाया था दलितों को, वह मुद्दा यहां पर नहीं चला और कांग्रेस के पास से दलित वोट बैंक पूरा पूरा छिटक गया। अगला देख लेते हैं, वह है बागियों को नियंत्रित करना और गुटबाजी को नियंत्रित करना। आप अगर बीजेपी को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 4 सीएम फेस दिखाई दे रहे थे। अनिल विज वो चाह रहे थे कि वह जीते और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। राव इंद्रजीत क्षेत्र के बहुत बहुशाही नेता है, उनका भी मन था सीएम बनने का। मनोहर खट्टर वह इच्छाएं क्यों यहाँ पर मारेंगे, उनका भी मन है सीएम बनने का। और नायब सिंह सैनी तो सीएम थे ही। तो ऐसे में 4 फेस थे, तो गुटबाजी होने की पूरी आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही थी। रही सही कसर जिनके टिकट काटे गए, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी बातें कही कि भाई 25 लोगों के टिकट काटे गए। उन लोगों ने भी यहाँ पर बात की भाई हम तो लड़ेंगे चुनाव। तब बीजेपी को उन बागियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर जिसकी एस्पिरेशन थी, उनको कहा गया कि भैया अपनी जो आपके अंदर एस्पिरेशन है ना, इसको नियंत्रित रखिए। समय आने पर सही व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा, पर अभी गुटबाजी करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेस के यहां पर गुटबाजी का प्रभाव दिखा कि वह चुनाव हार गए। तो यह जो चीजें हैं, यह बीजेपी के बहुत हद तक जो है समर्थन में चली गई। एक और यहां पर बात समझ लेते हैं, वह है किसान और जवान का मुद्दा और महिला का मुद्दा भी यहाँ बात करना पड़ेगा कि महिला के मुद्दे में तो मतलब क्या हुआ। कांग्रेस ने कहा कि जो सामाजिक मुद्दों में बात करें तो सामाजिक मुद्दे में पहला मुद्दा महिलाओं का ही था। महिलाओं को ये कहा गया कांग्रेस ने कि अब आपको भाई 2000 रुपए हर महीना देंगे। बीजेपी ने इसको 2100 रुपए कर दिया। तो यह मुद्दे एक कार्ड उनको मिल गई, पर मेन जो कार्ड था वह था किसान और जवान। किसान लगातार एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे कि एमएसपी पे लॉ होना चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे को खूब उठाया। यहां तक कि जो फार्मर बिल आए थे वह फार्मर बिल भी इसी का रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ऐसे में बीजेपी ने 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे दी और यह मुद्दा किसान आंदोलन और उसके बाद जो किसान नाराजगी का मुद्दा है यह पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर जवान का मुद्दा, यहां पर अग्निवीर एक प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर हरियाणा में काफी गुस्सा था, युवाओं में बहुत गुस्सा था। कई सारे युवा जो तैयारी करते हैं आर्मी में जाने की, उनके सपने टूटे। तो ऐसे में बीजेपी ने वादा किया कि अग्निवीर के जो जवान होंगे उनके लिए नौकरी की व्यवस्था, उनके लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इसका वादा किया बीजेपी ने। तो इस मुद्दे को भी काफी हद तक बीजेपी ने यहां पर कंट्रोल किया।
बाकी जाट आंदोलन तो बीजेपी ने उसके लिए गैर जाट पूरा एकदम ग्रुप जो है यहां पर तैयार कर लिया और इस तरीके से बीजेपी ने इन चुनावों को जीता। तो माइक्रो मैनेजमेंट जिस तरीके से बीजेपी ने किया, आरएसएस ने जैसे बीजेपी का समर्थन किया, वह सभी चीजें बीजेपी के पक्ष में यहां पर चली गई और उसका फायदा आप यहां पर देख रहे हैं कि बीजेपी ने सरकार बनाई है और फिर यह कॉन्फिडेंस भी आपको दिखाई देगा आने वाले चुनावों में। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को भी अब बहुत ही एग्रेसिव लड़ने वाली है और इंडिया गठबंधन में फूट के दौर की शुरुआत यहां पर हो सकती है। आने वाले समय में चर्चा करेंगे कई सारे विषयों पर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इजाजत अपने दोस्त सुधांशु को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।